नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरा डिटेल देखेंगे, जो कि आप ये कह सकते हैं कि 1919 से लेकर के और 1947 तक का जो एक पूरा टाइम पीरियड रहा, उसमें गांधी जी की एक मुख्य भूमिका रही। ठीक है, आप जानते हैं 1914 में गांधी जी ने अफ्रीका छोड़ा था, और 1915 में भारत में खैर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, और इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस भी भारत में इसी दिन मनाया जाता है। और उसके बाद फिर वो 1 साल घूमने के बाद और 1917 से आप ये कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति में उन्होंने चंपारण से भाग लेना शुरू किया। और ये पूरा डिटेल कब तक चला? ये पूरा चला 1927 तक का। ठीक है? तो सारी डिटेल यहाँ पे गांधी जी के बारे में हम देखेंगे। इसीलिए इस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? मेनली ये तीसरा चरण है। वैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ग्राफ जो है, वो सारी डिटेल एक अलग सेशन में करके हम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि दूसरा चरण या पहला चरण कब था, कैसे था, और कैसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। तो वो सेशन जल्दी ही आ जाएगा चैनल पे। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे 1919 से लेकर के 1947 तक का, जिसको कि हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो इसमें इस सेशन में हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो गांधी जी के बारे में पूरा एक डिटेल परिचय आप लोगों को पता है। उसके बाद जो प्रथम उपचरण शुरू हुआ 1919 से लेकर 1922 के बीच में, जिसमें कि दो चीजें रही, एक खिलाफत, एक आंदोलन, असहयोग। एक चीज इसमें और रही, वो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई। इसके बाद फिर द्वितीय उपचरण आया 1922 से लेकर 1928 का, जबकि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित किया। तो ये उनके विराम का काल था। इसमें उन्होंने जो भी काम किया वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि रचनात्मक कार्य किए। तो इसमें क्या क्या घटनाएं हुई? स्वराज दल हुआ, इसका गठन हुआ, मुस्लिम लीग की सक्रियता हुई। गठन तो 1906 में ही मुस्लिम लीग का हुआ था, लेकिन फाइनली जब जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद से मुस्लिम लीग काफी सक्रिय हो गई, और 1947 तक का आप पूरा इतिहास जानते हैं उसमें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद फिर क्रांतिकारी आंदोलन का पुनरुद्भव फिर से हुआ, वामपंथी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो ये द्वितीय उपचरण यानी 1922 से लेकर 1928 का एक जो काल रहा, ये सारी चीजें हुई। फिर तृतीय उपचरण में काफी घटनाएं हुई 1928 से लेकर 1947 तक का पूरा, जो कि भारत की स्वतंत्रता तक जाता है। अब इसमें इतनी सारी घटनाएं आपको पढ़नी है, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर, और इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारा पूरा वन सेशन में हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले गांधी जी का एक परिचय। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको पता है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी छोटी किताबों से ही, कि जन्म हुआ गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि गुजरात में है। उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। पिता का नाम उनके करमचंद्र गांधी था, और पोरबंदर रियासत के दीवान थे इनके पिताजी, जो कि राजकोट, जिसको कि हम काठियावाड़ कहते हैं, बीकानेर, यहाँ के भी वो दीवान रहे। इनकी माता जो थी वो पुतलीबाई थी, पत्नी इनकी कस्तूरबा, और पुत्र इनके चार थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी। बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने की, और इंग्लैंड में इनका निवास रहा 1889 से लेके 1891 तक का। ठीक है? तो ये तो गांधी जी का एक हिसाब से कहते हैं पर्सनल डिटेल था। अब अगर इनकी प्रारंभिक क्रियाकलाप की बात आप करेंगे, तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रहूंगा। ठीक है? बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। देखिए, गुजरात जिला न्यायालय और बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस करी है। अफ्रीका इनका प्रवास रहा 1893 से लेकर के, यहाँ पे लिख लेते हैं, अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक का रहा गांधी जी का? तो 1893 से लेकर के 1915 तक का। 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे गांधी जी, और इसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत में आज भी मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है? इसमें एक मोरित्सबर की घटना हुई थी, जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाला गया था। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके बाद 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है? उसके बाद फिर और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जैसे कि टालस्टाय फॉर्म है, फिनिक्स फॉर्म है, इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर गांधी जी ने निकाला था। हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक थी, ये प्रश्न पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक, ये 1906 में पब्लिश हुई थी। ठीक है? और 1914 में गांधी जी ने अफ्रीका को छोड़ा था। देखिए, मेनली अगर आप बात करें कि गांधी जी ने अगर सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ सबसे पहले किया, तो वो किया साउथ अफ्रीका में ही। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग वहीं पे किया गांधी जी ने। और
और कौन सी चीज? असहयोग और सविनय अवज्ञा। असहयोग और सविनय अवज्ञा, इन सारी जो चीजें थी इनका प्रयोग जो है ये सब गांधी जी पहले ऑलरेडी कर चुके थे, बाद में यहाँ पे अप्लाई उनको किया गया। अगर भारत में राजनीतिक गुरु की बात करेंगे इनके, तो वो कौन था? जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये इनके कौन थे? पॉलिटिकल, आप टीचर कह सकते हैं या राजनैतिक गुरु। एक बार प्रश्न पूछा गया इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और भारत भ्रमण 1916 में गोखले जी ने उनको सलाह दी कि पहले आप भारत घूम लो, उसके बाद फिर भारत की जो राजनीतिक दशा है, वहाँ की सामाजिक दशा है, आर्थिक दशा है, सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर काम करने में आसानी होगी, कैसे कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो भारत भ्रमण उन्होंने किया सबसे पहले, और उसके बाद 1916 में साबरमती में आश्रम एक बनाया, ठीक है। साबरमती में आश्रम की स्थापना की। साबरमती कहाँ पे है? साबरमती अहमदाबाद में है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी हो गई कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप इनके प्रारंभिक आंदोलन की बात करें कि जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे वो कौन कौन से रहे, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक आंदोलन रहा वो हम देखते हैं क्या रहा। तो पहला जो आंदोलन रहा गांधी जी का वो रहा चंपारण सत्याग्रह। देखिए हम ऐसी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से बात करेंगे कि जो फैक्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह बहुत बड़ा है और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हैं, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। टाइम पीरियड की बात करेंगे आप तो 1917 में प्रॉब्लम क्या थी, तो वही नील कृषि वाला दिक्कत था। नील कृषि या जिनको हम नीलहे कहते हैं, तिनकठिया प्रथा यानी 3/20 प्रणाली वाली खेती थी। और इसी पर गांधी जी ने सबसे पहला अपना जो एक अनशन था वो शुरू किया था। और बाद में नील आयोग बैठा था। नील आयोग कब बैठा था? ये बैठा था 1960 में। किसकी अध्यक्षता में, ये तक पूछा गया है, तो सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग बैठा था, और बाद में जो गांधी जी चाहते थे उन्होंने माना उसको। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, नील कृषि को ही, इसको ही हम कहते हैं ददनी प्रथा, ठीक है। ददनी प्रथा भी इसी का ही नाम है, क्लियर। 1859-60 में नील आंदोलन एक नील आंदोलन हुआ। ये हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में छापा गया था। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में इसको छापा गया था, ठीक है, नील दर्पण पुस्तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि प्रथम उनका एक जो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह जिसको कहते हैं, प्रथम सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी, इसके बारे में ये आप जान लीजिए। इसके बाद गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था वो था अहमदाबाद अहमदाबाद आंदोलन। तो अहमदाबाद आंदोलन कब चला? 1918 में, ठीक है। देखिए कई बार क्रोनोलॉजी आती है, तो अहमदाबाद को पहले रखेंगे उसके बाद खेड़ा रखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, इसमें वही प्लेग बोनस की बात हो रही थी कि मजदूरों को प्लेग बोनस के बारे में वो था। और मतलब इसमें जो अंग्रेज थे वो 20% दे रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कितना कहा था? 35%, और बाद में 35% दिया गया, क्लियर। तीसरी जो चीज थी वो था खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ? तो ये भी 1918 में हुआ, लेकिन अहमदाबाद के बाद हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसके बाद की अगर स्थिति आप देखें तो 1915 में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और ये चला 1914 से लेकर के 1918 तक का। इसी में गांधी जी को दो तीन उपाधियां मिली थी। एक तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट, मतलब गांधी जी ने सैनिकों को भर्ती कराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और कैसर ए हिंद, ये उपाधि किसने दी थी? तो ये अंग्रेजों ने दी थी गांधी जी को, ठीक है। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसको कहा गया है? तो ये गांधी जी को कहा गया है, और कैसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी जी को दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो प्रथम चरण स्टार्ट होता है वो होता है 1919 से लेकर के और 1922 तक। अब इसकी तीन घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 की है, जो कि क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला, कई बार तो प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं कि मतलब सिर्फ यही पूछा गया हुआ कब है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड
ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। इसी में हंटर कमेटी बैठी। फिर हंटर कमेटी तो अंग्रेजों ने बैठाई थी, और बाद में कांग्रेस ने क्या किया था, तहकीकात कमेटी बैठाई थी। ठीक है। तो ये दोनों कमेटियां किससे रिलेटेड हैं, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी। ठीक है, तहकीकात कमेटी। तो ये दो कमेटियां बैठी थी, किससे रिलेटेड है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके बाद फिर हुआ खिलाफत। और मैं क्रोनोलॉजी को उसी के हिसाब से चलूंगा कि अगर प्रश्न आए भी तो आपको कोई कंफ्यूजन उसमें ना हो। उसके बाद फिर आया असहयोग। ठीक है। तो खिलाफत जो हुआ था ये 1919 में हुआ था, और असहयोग जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। महत्वपूर्ण चीजें देखिए, खिलाफत में क्या था कि मतलब एक तो जो सेवर्स की ट्रीटी थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी, उससे खलीफा के अधिकारों में कटौती की गई थी, और बाद में वहां से चीजों को मतलब एराइज किया गया, और उसके लिए आंदोलन भारत में हुआ। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी को इसका नेता चुना जाता है खिलाफत का, और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना भी होती है। तो इन्हीं सारी मुद्दों में चीजें चलती रहती हैं, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, 31 अगस्त 1920 को मनाया जाता है। और इसी में मतलब एनी बेसेंट हैं, चित्तरंजन दास, ये इन सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया था। बाद में फिर नागपुर का कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन हुआ, जिसका जो अध्यक्ष थे वो वीर राघवाचारी थे, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की मांग की गई। तो असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को इसकी सहमति प्राप्त हुई थी असहयोग आंदोलन चलाने की, जब तक जब तक स्वशासन की या स्वराज की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। ठीक है। तो ये असहयोग, खिलाफत और जलियांवाला बाग। इसके बाद अगर आप देखें 1900, जो सेकंड चरण रहा, हम सारी घटनाओं को देखते चल रहे हैं। सेकंड चरण जो रहा वो रहा 1922 से लेकर के 1928 तक का, और इसमें गांधी जी ने जो भी कार्य किए वो रचनात्मक कार्य थे उनके। सक्रिय राजनीति से वो थोड़ा दूर रहे। अब इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें स्वराज दल की स्थापना होती है। स्वराज दल की स्थापना कब होती है, मार्च 1923 में। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने, सी आर दास इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की सक्रियता शुरू होती है। और मुस्लिम लीग की सक्रियता शुरू इसलिए होती है क्योंकि जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। अब मुस्लिम लीग की जो भूमिका होगी वो 1922 से लेकर 1947 तक चलेगी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो घटना आएगा मैं बता दे रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना का कांग्रेस उसमें मुस्लिम लीग में प्रवेश होता है। फिर चुनाव होते हैं, चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका होती है। प्रथम चुनाव होता है, उसमें कम सफलता मिलती है मुस्लिम लीग को। उसके बाद द्वितीय चुनाव में थोड़ा सा अच्छी सफलता मिलती है पहले की अपेक्षा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, और उसी समय जिन्ना की 14 सूत्री मांग भी आती है। 1933 में ही पाकिस्तान शब्द का गठन होता है। किसने गठन किया था, चौधरी रहमत अली ने गठन किया था। PAKTAN इस तरह से करके, जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान को शामिल किया गया था। और 1940 में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग की जाती है। 3 जून 1947 को पाकिस्तान की स्वीकृति मिलती है, माउंटबेटन योजना जिसको हम कहते हैं। और बाद में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है, और जिन्ना जो होते हैं वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये मुस्लिम लीग का एक छोटा मोटा डिटेल था, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। अब इसकी ये वाली सारी घटनाओं को छोड़ दें तो 1919 में आप जानते हैं जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उसका मूल्यांकन किया गया था। 1929 में ही साइमन कमीशन बना था। यहाँ पे खैर मैंने नोट करके रखा है सारी चीज़ों को। ठीक है। तो साइमन कमीशन 1929 में बना, यहाँ इसको यहीं पे नोट कर देते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर 1927 को। इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके कौन थे, जॉर्ज साइमन। और भारत में 2 बार साइमन कमीशन आया। ठीक है। और दोनों बार कोई भी भारतीय इसका ना तो अध्यक्ष था ना ही सदस्य था। उसके बाद फिर जो भारत सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड, उनकी चुनौती थी कि भाई अगर भारतीयों को संविधान की इतनी आवश्यकता है तो वो बना के दिखाएं जिससे एक संविधान चल सके। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये 9 व्यक्तियों का एक समूह था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। तो ये हो गया नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीजें आती हैं, उसमें नेहरू रिपोर्ट में यही मांगा गया था कि डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये सारी चीजें कही गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि मतलब 1 वर्ष के अंदर इन सारी चीज़ों को माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। बाद में 1929 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। एक बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। इसके बाद फिर गांधी जी का आंदोलन होता है जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 11 सूत्री मांग गांधी जी की होती है लेकिन मानी नहीं जाती है। और इसी के बाद नमक सत्याग्रह
शुरू होता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह, या जिसको कि हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी नवसारी जिला यहाँ से ये सब हुआ। और 241 मील की ये पैदल यात्रा थी 78 लोगों के साथ। बीपीएससी में तो ये भी पूछा कि कितने लोग थे वहां पे, 78 लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई। अब इसमें अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने नमक का जो कानून था उसको तोड़ा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अगर देखें आप तो जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे आपको। दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली में सी राजगोपालाचारी मिलेंगे। बॉम्बे में धरसना में मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे वो मिलेंगे। मणिपुर में जियरंगलाल आंदोलन हुआ इसी से रिलेटेड। उत्तर पश्चिम भारत में जो कि लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान से इनसे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी को या कांग्रेस को आमंत्रित किया जाता है। फिर 3 टाइप के गोलमेज सम्मेलन होते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। पहला, दूसरा और उसके बाद तीसरा। ठीक है, तो कांग्रेस पहले में भी नहीं गई, दूसरे में भी तीसरे में भी नहीं गई, केवल दूसरे में कांग्रेस गई थी। और दूसरे में कांग्रेस इसलिए गई थी क्योंकि 5 मार्च 1931 का एक समझौता था किसके बीच में, इरविन और गांधी जी के बीच में। उसकी वजह से गए थे, लेकिन वहां पे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, तो वो फिर से लौट आए। तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। और बाद में 1932 में ही क्या आया, 1932 में आया कम्युनल अवार्ड, जिसको कि सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है, और वो लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 का, जिसमें कि बहुत सारी चीजें बाद में खैर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से ली भी गई हैं, वो आप जानते होंगे जो कि हुआ। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता मिली। चुनाव होते हैं 1937 में ही, इसको देख लीजिए। 1937 में ही चुनाव होते हैं, 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। और इसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग जीतती है, मतलब मिलीजुली सरकार बनती है मुस्लिम लीग की। जिसमें से 8 में से 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और 3 जो है वो मिलीजुली सरकार कांग्रेस भी बनाती है। तो ये पूरा डिवीजन था 11 प्रांतों का। लेकिन फिर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और कांग्रेस इन सारी चीज़ों में सरकार चलाने चलाने का मतलब क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण ही सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया जाता है। और 24 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 अक्टूबर 1939 को, सॉरी, ये मनाया जाता है मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। क्लियर। इसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। तो ये 8 अगस्त का है, 8 अगस्त 1940 को। इसमें फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 2 सत्याग्रही निकल के आते हैं इसमें, विनोबा भावे प्रथम थे, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय थे। इसके बाद फिर क्या आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद इसी में शुरू होता है। इसके बाद ही शुरू होता है फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू होता है। 5 जुलाई 1942 को एक लेख लिखा गया था हरिजन पत्र में, जिसमें कि 14 जुलाई वर्धा सम्मेलन और 8 अगस्त को बॉम्बे ग्वालियर टैंक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। 8 और 9 अगस्त 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था और गांधी जी ने कहा था डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर और भी महत्वपूर्ण चीजें हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 11 जून 1945 को। फिर बेबल योजना आती है, जिसको कि शिमला सम्मेलन भी हम कहते हैं, लॉर्ड विस्काउंट बेबल के द्वारा। और शिमला सम्मेलन क्या होता है, असफल होता है। आम चुनाव होते हैं दिसंबर 1945 में। उसके बाद फिर नौसैनिक विद्रोह का नंबर आता है 1946 में। 18 से 23 फरवरी 1946 को आईएनएस तलवार जहाज पे जितने भी सैनिक थे उन्होंने इसका विद्रोह किया था। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन का नंबर आता है 1946 में, मार्च 1946, 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। संविधान सभा का निर्माण दिसंबर 1946 में शुरू हुआ। इसी के हिसाब से इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को होती है, कि कहा इसने कि जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। बाद में माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है भारत का 1947 में, और ये 3 जून योजना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 3 जून योजना प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो लंदन में 18 जुलाई 1947 को पास होता है, और 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्यों का 2 देश का निर्माण करने की बात कही जाती है। ठीक है, और फाइनली स्वतंत्रता। तो ये एक आप ये कह सकते हैं क्रोनोलॉजी है, या छोटा मोटा एक डिटेल है इनके बारे में, कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चीज़ों को आप रिवाइज कर सकें बेहतर तरीके से। तो वो पूरा हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा गांधी युग के बारे में डिटेल था।
तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।